हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है जो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सीए फाइनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। सीए फाइनल लेवल पर ये हमारा कुछ तीसरा वीडियो है जिसमें हम आगे वाले कुछ सेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके डायरेक्टर्स के सबसे पहले चैप्टर में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड किया गया है। अगर हम इस पूरे चैप्टर की बात करें, सेक्शन 149 से शुरुआत हो रही है, सेक्शन 172 पेनल्टी तक ये पूरे सेक्शंस जा रहे हैं। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने सेक्शन 149 को डिस्कस किया है। यस, हमने इसके साथ में सेक्शन 164 है डिस्क्वालिफिकेशन, 165 है, 166 है, इन सबको हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 151, स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या कोई एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है 151 में दिया गया है 151 में। और साथ ही में इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जो हमको समझना है, जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, हम आगे डिटेलिंग करेंगे, तो वो वीडियो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 और 149 सेक्शन के साथ में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, हमारा आज जो टॉपिक है वो दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहले मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए, 151, ठीक है, 151 जिसे हम बोलते हैं 151, ये जो है ये स्मॉल शेयर होल्डर्स, SSH में हर जगह लिखूंगा, आपको समझना पड़ेगा, स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये अपना क्या कोई एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड बात की जाएगी 151 के अंदर। और 149 की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जब आपको 149 पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो 149 में हमने ये देखा था ऑलरेडी, जो हम देख चुके थे कि वुमेन डायरेक्टर कौन होता है, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत किसको होती है, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए। जहाँ पर हमने देखा था कि टोटल इसका होता है 1 + 4 + 9 15 मैक्स है, और 3, 2, 1 ये पब्लिक, प्राइवेट और OPC के हिसाब से मिनिमम डायरेक्टर्स है। फिर देखा था वुमेन डायरेक्टर, फिर देखा था इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सबसेक्शन नंबर 6 से शुरुआत हो रही थी। ठीक है, हमें सबसेक्शन नंबर 6 से पहले जब इंडियन रेसिडेंट हमने देखा है सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर, तो हमारी कहानी बची हुई है 4 से आगे की। तो 4 से लेकर 12th की अगर आप बात करेंगे तो ये बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, जिसे हम कहते हैं ID। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आज हमें डिस्कस यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब ज़रा कितने सेक्शंस हमारे हो चुके हैं, तो मैं सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद करवा रहा हूँ, आई बिलीव जो आप कर रहे होंगे। ठीक है, 149 जब हमने बात करी थी 149, तो 149 में हमने सारे सब सेक्शंस देख लिए थे। ठीक है, फिर हमने अपॉइंटमेंट में 152 पर हमने बात करी थी। तो 1 का आया था फर्स्ट डायरेक्टर, सेकेंड से आया था सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। ठीक है, और फिर 3 चीज़ें हमने देखी थी, डिन चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, और साथ में कंसेंट भी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए रहती है। तो सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 6 और 7 में हमने बात करी थी किस चीज़ की, रोटेशन से रिलेटेड हमने बात करी थी। रोटेशन से कौन रिटायर हो सकता है, रीअपॉइंट कौन हो सकता है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कब नहीं होता है। 152 की सीरीज़ हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट क्लब जिसे हम बोलते हैं, वो हमने 152(1) to 152(7) तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर बचा हुआ था 149 शुरुआत में होने के बाद में 151 और 149 का बचा हुआ पार्ट, तो उसको इस वीडियो में हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं फटाफट। सबसे पहली बात, सर आप जैसे हमेशा हमको बताते हैं कि सेक्शन हमको याद करना है, तो सेक्शन के नंबर्स याद करने की टेक्निक इसमें बताओ ना सर। 151 क्या है सर, स्मॉल शेयर होल्डर्स। जब देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल, ओके, मतलब छोटे लोग हैं, चिंदी लोग हैं। ठीक है, छोटे लोग, चिंदी लोग, मतलब जिनको 151 रुपये का शगुन दिया जाता है हमेशा। ठीक है आप इनको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 51 रुपीज़ का या 151 रुपीज़ का जिनको शगुन दिया जाता है सिर्फ, ठीक है, वो स्मॉल लोग होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको सेक्शन याद हो गया, कंटेंट भी याद हो गया। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमको ये देखना ही है, देखना है। ठीक है, उसके साथ में उससे पहले हमको इनफैक्ट क्या देखना है, हमको देखना है कि किसको ये सेक्शन एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी हमको देखनी है। विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स आखिरकार है कौन।
फिर हम देखेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है अगर हमको ये शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना है और क्या कंडीशंस हमको फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो आगे के यहाँ पर पॉइंट्स में आने वाला है। 4th, 5th, 6th, 7th एप्लीकेबिलिटी देखेंगे हम दूसरे सेक्शन की कुछ, ठीक है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चलेगा स्मॉल शेयर होल्डर सेक्शन 151। तो आइए शुरुआत करते हैं उसकी, देखते हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है हमको कि यार ये 151 में हो क्या रहा है। देखिए क्या होता है कि शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स में कुछ तो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं जो बड़ी मात्रा में, बड़े अमाउंट में शेयर्स को होल्ड करते हैं, ठीक है, लाखों में। लेट्स से यहाँ पर आपकी कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ 3 या 4 बड़े मेजर शेयर होल्डर्स हो जो 2-2 लाख रुपए यहाँ पर होल्ड करते हो। तो 2-2 लाख रुपए कैपिटल होल्ड करने वाले 4 लोग हो गए। अब बचे हुए जो 2 लाख रुपए हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स में डिवाइडेड है जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। होगा क्या, एक तरीके से क्या हम यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, माइनॉरिटी नहीं है, समझने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि नंबर्स में कम है इसलिए हम इनको यहाँ पर बोलते हैं कि माइनॉरिटी में है, छोटे लोग हैं, स्मॉल लोग हैं। तो जब भी कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, जनरल मीटिंग्स होगी, तो जनरल मीटिंग्स में जब भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो इन लोगों की बात सुनी जाए अच्छे से। ये ज़रूरी है कि लोग इनको सुने। तो ये काम कब अच्छे से होगा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला एक डायरेक्टर हो, यानी कि इनकी आवाज़ को प्रोटेक्ट करने वाला और उठाने वाला एक कोई डायरेक्टर, इन्हीं का बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, तब इन लोगों के राइट्स को, इंटरेस्ट को यहाँ पर हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो सेक्शन 151 बोलता है कि यस, ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है, इलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स। यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर चाहे तो वो एक बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा सकते हैं। तो अब 151 अप्लाई किसके ऊपर होता है, तो आपको बड़े बड़े शब्द दिख रहे होंगे यहाँ पर, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ओनली लिस्टेड कंपनी, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात चल रही है। देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी की बात चल रही है, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लाखों में, करोड़ों में शेयर होल्डर्स होते हैं, लिस्टेड कंपनी है। तो अब यहाँ पर छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, तो ये सेक्शन सिर्फ अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनी के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कितने यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, अगर ये चाहे तो कितने डायरेक्टर को वो अपॉइंट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा ओनली 1, सिर्फ एक ही डायरेक्टर हो सकता है। सो दिस इज एप्लीकेबल to a listed company only, this section, that too for one director elected by the small shareholders, ठीक है। सर फाइनली प्लीज एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स होते कौन है? स्मॉल 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 बोले जा रहे हैं, कितने स्मॉल हैं? तो हम आपको बताते हैं। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर है जो शेयर्स को होल्ड करता है और उन शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है, ध्यान रखिएगा वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पर, नंबर्स से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, नंबर्स को क्रॉस कर दीजिए, वैल्यू। तो ऐसे शेयर होल्डर्स जो शेयर्स होल्ड करते हैं और उनकी शेयर्स की जो वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू बोल दिया भैया, नॉमिनल वैल्यू आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं भैया? हम बात कर रहे हैं पेड अप की नहीं, हम बात कर रहे हैं मार्केट वैल्यू की नहीं, हम बात कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू, जितने वैल्यू में शेयर्स को यहाँ पर निकाला गया था, 10 रुपये डिसाइड किया गया था, नॉमिनल वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू जो उन शेयर्स की है वो अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो हम उन शेयर होल्डर्स को स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं होल्ड करता हूँ 19,000 रुपीज़ के शेयर, यानी कि मैं 190 शेयर्स होल्ड करता हूँ। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़ उसकी नॉमिनल वैल्यू है, 19,000 की मेरी वैल्यू है, तो क्या 20,000 से कम है? यस। तो क्या मैं स्मॉल की डेफिनेशन में आऊँगा? बिल्कुल आऊँगा, बेहिचक आऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन है? जिनके शेयर्स की वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 20,000 से नीचे है, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई, डेफिनेशन डन हो गई। एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी के पास में है, एक ही डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकते हैं, 20,000 से नीचे वाले लोग स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं। ये 3 फैक्ट तो क्लियर हो गए हमारे वीडियो के स्टार्ट में। अब ज़रा आप बताइए रूल नंबर 7 क्या बोलता है बच्चों? रूल नंबर 7 कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है कि अपॉइंटमेंट अगर होगी तो कैसे होगी। तो लिस्टेड कंपनी मेड अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन। अब देखिए पहला तरीका तो हमको समझ में आ रहा है कि कंपनी यहाँ पर आराम से बैठी हुई है और वो कंपनी कौन है? लिस्टेड कंपनी है, ठीक है।
यहाँ पर इसके पास में स्मॉल शेयर होल्डर्स आए और उन्होंने एक नोटिस दिया, ठीक है। तरीका नंबर 1, ओके, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स उसको आके नोटिस दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है। तरीका नंबर 2, कंपनी ने खुद नहीं सोचा कि यार स्मॉल शेयर होल्डर्स तो हमारे पास में आ नहीं रहे, बट हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमें ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, सुओ मोटू, यानी कि उन्होंने खुद ने डिसाइड किया कि हम ही एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं जो स्मॉल शेयर होल्डर्स की तरफ से रहने वाला है। तो क्या है, सेकंड वाले ऑप्शन में नोटिस की ज़रूरत पड़ी? नहीं, नोटिस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नोटिस यहाँ पर पहले ऑप्शन में है। तो जाहिर सी बात है कि अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो लोग हैं ये नोटिस देंगे, तो क्या सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स नोटिस दे सकते हैं क्या, ऑल ऑफ देम? कि मिनिमम हमको कोई एक नंबर चाहिए रहेगा। भैया 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स है पूरी कंपनी के अंदर, एक शेयर होल्डर उठा और उसने नोटिस भेज दिया, क्या एक एक बंदे के नोटिस को हम एंटरटेन करेगी कंपनी? 10 बंदे आए, भेज दिया, 10,000 पूरे के पूरे एक साथ साइन करके भेज दिया। तो कोई तो नंबर्स होंगे ना जो ये डिसाइड करे कि आखिरकार मिनिमम कितने लोग चाहिए नोटिस बनाने के लिए, थोड़ी मेजोरिटी तो फॉर्म करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर रूल नंबर 7 बोलता है कि यस, बिल्कुल चाहिए रहेगी, हमको मिनिमम 1000 शेयर होल्डर्स चाहिए, यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर और लिखा है और, ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। उन्होंने बोला या तो 1000 करो या फिर आपके टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स का 1/10 हमको मिनिमम चाहिए, विच एवर इज लोअर, उतने लोग हमको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। मतलब देखिए कैसे हुआ, 11,000, अमाउंट नहीं लिखता हूँ, 11,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स है कंपनी के अंदर, इसका 1/10 कितना होता है, 1100। तो 1100 या फिर 1000, विच एवर इज लोअर, तो मिनिमम 1000 हमको स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहिए रहेंगे नोटिस पर साइन करने के लिए और नोटिस देने के लिए टू द कंपनी कि सर प्लीज़ हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए बोर्ड के ऊपर। आई बात समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट रूल नंबर 7 बोल रहा है दैट आपको एलिजिबल होना पड़ेगा नोटिस देने के लिए। तो एलिजिबिलिटी कैसे आएगी, तो वो नंबर्स के थ्रू आएगी, 1000 या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स हमको मिनिमम चाहिए रहेंगे, ठीक है। सो अगर लिस्टेड कंपनी के पास में नोटिस आ रहा है तो उसको स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए ये नोटिस चाहिए रहेगा। अब जो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ वो है पॉइंट नंबर 2। क्या पॉइंट नंबर 2 में कंपनी सुओ मोटो काम कर रही है, क्या वहाँ पर नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है? यस, ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, हाउएवर लिस्टेड कंपनी में ऑप्ट टू हैव अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव एसएसएच सुओ मोटो, सुओ मोटो भी कर सकते हैं, बट लिखा हुआ है यार, ये बट क्यों लिख दिया आगे, बट क्यों लिखा गया है? बट इसलिए लिखा गया है कि भैया आप सुओ मोटो अगर आप कर रहे हैं ना तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि नोटिस की ज़रूरत नहीं है, बराबर है, नोटिस की ज़रूरत नहीं है। तो क्या नोटिस से रिलेटेड प्रोविजंस की ज़रूरत है क्या? नहीं, नोटिस से रिलेटेड प्रोविजन की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आपको ये बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि भैया कंपनी अपने आप ही डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है तो नोटिस को क्रॉस कर देना, नोटिस का ना हमको ये चाहिए, ठीक है, ना ही हमको आगे आने वाला प्रोविज़न चाहिए जो ये वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में गैप छोड़ा, लिखा है यहाँ पर क्या कि आप ध्यान रखिएगा अगर नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है तो नोटिस से रिलेटेड जो ये अगला पॉइंट है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सर इतना आपने एकदम क्या बिल्ड कर दिया सर, अगला पॉइंट ऐसा क्या खतरनाक आने वाला है? अरे यार पहला क्वेश्चन, क्या नोटिस हर कोई दे सकता है? नहीं, तो उन्होंने बोला 1000 लोग तो मिनिमम हमको चाहिए, ठीक है भैया। अब हर कोई नहीं दे सकता तो कभी भी दे सकता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हम टाइम पीरियड फिक्स करेंगे। तो भैया मीटिंग अगर होने वाली है 1 जनवरी 2020 को, तो इस मीटिंग के 14 डेज मिनिमम पहले, बिफोर एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग हमको वो नोटिस मिल जाना चाहिए, कंपनी का ऐसा कहना है। नोटिस शैल बी सर्व्ड to the company by small shareholders at least 14 days before the meeting with the following details of। अब ये भैया नया टॉपिक चालू हो गया यहाँ पर, पहले यहाँ रोक लेता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 14 दिन पहले
एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 1 जनवरी 2020 को यहाँ पर मीटिंग है तो हमको 14 दिन पहले जाना पड़ेगा, मतलब आप 10 माइनस करिए, ठीक है। उसके बाद में आप 4 और माइनस कीजिए। सो आपको मिनिमम 16 दिसंबर के पहले पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। 16 या 17 जो भी एक्यूरेट आएगा वो आप कर लीजिए। आपको मिनिमम 14 दिन का गैप रखना पड़ेगा। आप बस लेटेस्ट से लेटेस्ट आप 16 को नोटिस दे सकते हैं। 16 के बाद आप नोटिस देंगे तो उसको हम मान्य नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात समझ में आ गई कि नोटिस कौन देगा, कब देगा, समझ में आ गया। क्यों दे रहा है ये भी समझ में आ गया। अब डिस्कशन का पॉइंट ये है कि उस नोटिस के अंदर क्या देना है। तो नोटिस के अंदर देखिए दोस्तों, ये नोटिस है, ठीक है। इसको देने वाले लोग और इसके थ्रू जो बनने वाला डायरेक्टर है जिसका नाम प्रपोज किया जा रहा है वो, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स इस नोटिस को दे रहे हैं, तो इनकी भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए रहेगी और जिस डायरेक्टर का नाम आप प्रपोज कर रहे हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए रहेगी। तो उन्होंने बोला कि आप फॉलोइंग डिटेल्स दीजिए हमको, किन किन लोगों की, प्रपोज डायरेक्टर की दीजिए और स्मॉल शेयर होल्डर की जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं उसकी भी डिटेल्स आप हमको दीजिए। तो डिटेल्स क्या दोगे? कुछ नहीं भैया, नाम देंगे, उसका एड्रेस देंगे, वो कंपनी में कितने शेयर्स होल्ड करता है वो देंगे और फोलियो नंबर देंगे। सर शेयर्स होल्ड करता है ज़रूरी है क्या? कोई जो डायरेक्टर है वो क्या शेयर होल्डर ही होना चाहिए क्या? नहीं, पॉसिबल है। जिस पर्सन को प्रपोज किया जा रहा है टू बी अ डायरेक्टर, अगर वो बाहर का बंदा है और वो शेयर्स होल्ड नहीं करता है तो शेयर्स की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, फोलियो नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने वही लिखा है, however if the person being proposed does not hold any shares in the company, the details and folio number need not to be specified in the notice। बहुत ही लॉजिकल बात थी बच्चों, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। तो अगर हम स्टार्टिंग से जाए, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 151 रुपये, शगुन का नाम, स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, एक ही डायरेक्टर आ सकता है, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से नीचे है वो स्मॉल होते हैं। 1000 या फिर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहिए हमको नोटिस देने के लिए कंपनी को। या कंपनी नोटिस के लिए रुकी हुई है क्या? नहीं, वो सुओ मोटो भी कर सकती है या सुओ मोटो भी रिप्रेजेंटेटिव वो बना सकती है। अगर वो सुओ मोटो कर रही है, नोटिस से रिलेटेड प्रोविजन उसको बिल्कुल अप्लाई नहीं होते क्योंकि नोटिस पिक्चर में नहीं है। बट अगर नोटिस वाला सीन है तो नोटिस मिनिमम 14 दिन पहले, मीटिंग के 14 दिन पहले स्मॉल शेयर होल्डर्स को सर्व करना पड़ेगा टू द कंपनी। और उसके अंदर प्रपोज डायरेक्टर की और स्मॉल शेयर होल्डर्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी, नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, शेयर्स देने पड़ेंगे, नंबर्स ऑफ शेयर्स होल्ड और फोलियो नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि नोटिस में यही डिटेल्स जाती है। बट नोटिस के साथ में हमको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल और देनी है। वो क्या है? एक स्टेटमेंट देना है। सर स्टेटमेंट, अब एक और स्टेटमेंट क्यों आ गया यार? मुझे एक बात बताओ, आप नोटिस दे रहे हो, आप नोटिस में लिख रहे हो कि हम सीजे को हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, इसका नाम हम प्रपोज कर रहे हैं, बट सीजे का कंसेंट कहाँ आया? इसमें तो सिर्फ आपने एक नोटिस दिया ना। तो जाहिर सी बात है कि सीजे को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उस सीजे को उस स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें देनी पड़ेगी, डिन, डिक्लेरेशन, कंसेंट। कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, बहुत गलत बात होगी अगर आपको ये याद नहीं है तो। सेक्शन 152 के अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपको रिवाइज करवाई, आ जाइए फटाफट ऊपर आ जाइए। 152 के अंदर सबसेक्शन नंबर 1 फर्स्ट डायरेक्टर, सबसेक्शन नंबर 2 सबसिक्वेंट डायरेक्टर, 3, 4 और 5 डिन, डिक्लेरेशन, कंसेंट, बस ना, वही तो बात है। तो यहाँ पर भी उस बंदे को अपना डिन नंबर देना पड़ेगा। क्यों भैया? डायरेक्टर हो, डिन नंबर होना ही चाहिए वरना आप एलिजिबल नहीं हो। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप डिसक्वालीफाइड नहीं हो और कंसेंट देनी पड़ेगी कि यस आई अग्री, बराबर है ना, आपको बोलना पड़ेगा, कंसेंट देनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट तो जाएगा बॉस, नोटिस के अंदर ये चीज़ें तो जाएगी, साथ में स्टेटमेंट भी जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आ जाइए भैया। क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर आखिरकार होगा कौन? क्या वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? क्या वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? क्या वो नॉमिनी डायरेक्टर है? क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? अरे भैया वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? क्योंकि उसको अलग से यहाँ पर चूज किया जा रहा है। उसका पर्पस यही है कि वो सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है कि नहीं? तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसका मतलब ये है कि उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा क्या? यस। अब आपको समझ में आया। 151 के साथ में सेक्शन 149 के मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टॉपिक को इसके साथ में क्लब क्यों किया है? क्योंकि लगे हाँ समझ लो ना यार,
जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो आपको हमेशा याद रहेगा कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है इसलिए उसको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ेगा, और उसको सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा 149(6) में जो दिए गए हैं, 149(7) में जो डिक्लेरेशन देता है, वो सब चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आगे हम क्या देखने वाले हैं। सेक्शन 149(4) से शुरुआत करेंगे जो जाएगी सबसेक्शन नंबर 12 तक, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 6, जिसमें बात कही कंडीशंस की। तो कंडीशंस की बात वहाँ पर की गई है कि क्या क्या कंडीशंस होगी या क्या क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाता है। तो वो सबसेक्शन नंबर 6 के अंदर हमको डिस्कस करना होगा। एज ऑफ नाउ स्मॉल शेयर होल्डर से रिलेटेड हमने क्या क्या बातें कर ली। अगर मैं आपके लिए समरी बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके से होगी। देखिए, सिंगल लाइन में लिस्टेड 1 डायरेक्टर 1000। चलिए इससे पहले एक और पॉइंट लिखते हैं। 20,000 नॉमिनल वैल्यू लेस देन नोटिस 14 डेज पहले। कौन दे सकता है? 1000 या 1/10 ऑफ टोटल। ठीक है, नोटिस हो गया, 14 डेज हो गया। अब जरा नोटिस की बात कर लेते हैं। तो नोटिस में क्या क्या चीज़ें आ रही बच्चों? नोटिस में डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स किसकी? स्मॉल शेयर होल्डर्स की और प्रपोज्ड डायरेक्टर की। उसके साथ में क्या जाएगा? स्टेटमेंट जाएगा। स्टेटमेंट में क्या होगा? डिन होगा, डिक्लेरेशन होगा और कंसेंट होगी। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ी है। और स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है अपने आप में? यहाँ पर आप लिख लीजिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स अपने आप में एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो सारे सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो पूरा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब ज़रा बात करते हैं कि 151 वाले पे 149 तो अप्लाई हो रहा है, क्या 152 भी अप्लाई होगा क्या? 152 क्या है? मैंने आपको बताया था 152 हमारा अपॉइंटमेंट क्लब है। क्या है? अपॉइंटमेंट क्लब। ठीक है, अलग अलग तरीके से जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होती है। तो 152 के हम देख के आए ना, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, फर्स्ट डायरेक्टर इनफैक्ट होता कौन है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कहाँ पर जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट 152 सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है कि हर डायरेक्टर जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट किया जाता है अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड। अगर 161 में बोला गया है कि ऑल्टरनेट है, एडिशनल डायरेक्टर है, तो उनको बोर्ड में सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, वरना बाय डिफॉल्ट जनरल मीटिंग के अंदर ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये बात तो हमको समझ में आ चुकी है कि 152 में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्राइटेरिया है। दिन नंबर वहीं के हिसाब से पॉइंट था, यहाँ भी अप्लाई होता है। डिक्लेरेशन वहाँ भी था, यहाँ भी अप्लाई होता है। कंसेंट वहाँ भी देनी पड़ती है, यहाँ भी होता है। रोटेशन वाला पॉइंट वहाँ पर एक्स्ट्रा था, रीअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट वहाँ पर एक्स्ट्रा था, वहाँ पर टेन्योर वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था। तो सर क्या ये सब चीज़ें इनके ऊपर भी अप्लाई होती है क्या यहाँ पर? तो उन्होंने कहा 152 पूरा पूरा अप्लाई होता है, बट कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। क्या है? क्लियरली हमको समझ में आ रहा है। क्या स्मॉल शेयर होल्डर को रोटेशन से आप बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो रोटेशन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, यानी कि 149 सबसेक्शन नंबर 6 क्या अप्लाई होता है? अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और क्या है भैया? जो डायरेक्टर है उसका जो टेन्योर है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, वो 3 ईयर कंजिक्यूटिव 3 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि सर हमने 149(7) को भी यहाँ पर अलग हटा दिया है, बराबर है। वहाँ पर रीअपॉइंटमेंट का तो ऑप्शन था, 152 में दिया गया था, बट ये बोलते हैं कि 3 साल कंजिक्यूटिव 3 साल ही आप रह सकते हो, बस आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है शेयर होल्डर के साथ में। इस रिवीजन वाले आप फ्लो में यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ओनली 3 ईयर्स। और क्या लिख सकते हैं? ओनली 3 ईयर्स के साथ में रोटेशन लिख के आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आईडी लिख के आपने टिक किया था, रोटेशन लिख के आप क्रॉस कर सकते हैं, और रीअपॉइंटमेंट लिख के भी आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट्स में बनाए, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। चलिए अब आ जाइए भैया सिक्शन 165 ज़रा याद करिए। 164 डिस्क्वालिफिकेशन मैंने कैसे याद करवाया था? मेरा फ्रेंड था, उसका सरनेम था 64, 164, उससे कोई दोस्ती करता ही नहीं था, डिस्क्वालीफाइड। 164। ठीक है, 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स के बारे में बात करता था, याद है आपको कि 20 कंपनी से ज़्यादा एक डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, उसमें से 10 पब्लिक कंपनी होनी चाहिए मैक्स।
और 20 को काउंट करने के लिए हम डोरमेंट काउंट नहीं करते थे, हम सेक्शन नंबर 8 कंपनी काउंट नहीं करते थे। सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ बच्चों, 165 को यहाँ पर रिवाइज नहीं कर रहे हैं हम। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप यहाँ पर हेडिंग आई है तो 165 भी रिवाइज कर लो, हाथों जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। बट इन्होंने बोला है कि एक स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी ए के अंदर भी डायरेक्टर बना हुआ है, कंपनी बी के अंदर ही बना हुआ है, कंपनी सी के अंदर ही बना हुआ है, क्या हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, एक साथ सिर्फ 2 कंपनी में ही एक स्मॉल शेयर होल्डर, एक पर्सन डायरेक्टर बन सकता है फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओनली 2 कंपनीज। और उसमें भी शर्त क्या लगाई है, हाउएवर दूसरी कंपनी जो है ना उसका जो बिजनेस है वो सेम नहीं होना चाहिए। पता चला दोनों ही कॉम्पिटिटर है, ये भी डायरेक्टर है वो भी डायरेक्टर है, भैया दोनों का इधर का बिजनेस समझ रहा है और उधर डाल रहा है, तो ये तो गलत काम है ना। तो 2 कंपनी में हो सकता है और दूसरी कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है ना। कंसेक्यूटिव 3 साल तक वो यहाँ पर डायरेक्टर हो सकता है। 3 साल कंप्लीट हो गए, वापस से क्या उसको बनाया जा सकता है स्मॉल शेयर होल्डर? तो उन्होंने कहा कि भैया कूलिंग पीरियड है, थोड़ी ठंड रखो। कूलिंग पीरियड कितना है? उन्होंने कहा है भैया कि आपको मिनिमम 3 साल रुकना पड़ेगा। मतलब 3 साल के लिए आप 2006 में आपको अपॉइंट किया गया, तो 6, 7 और 8, 2008 तक आप वहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर बन सकते हैं। अब आपको 2009, 2010 और 2011 को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप 2012 में ही इलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको बताया है। कूलिंग पीरियड यहाँ पर दिया गया है 3 ईयर्स का, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितने फिगर्स हो गए भैया यहाँ पर? सिर्फ 3 साल के लिए ही रह सकते हो, बट क्या यहाँ पर आप +3 कर सकते हो क्या कूलिंग पीरियड के नाम पर? यस, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट नो, रोटेशन नो, आईडी यस, स्टेटमेंट यस, डिटेल्स यस, 20,000 से बिलो, नोटिस 14 दिन से पहले देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी 1,000 और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स। भैया टोटल ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, टोटल पूरी कंपनी के शेयर होल्डर्स का मत लेना, सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स के टोटल का 1/10 हमको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो ये होता है सेक्शन 151 हमारा यहाँ पर समाप्त दोस्तों। अब हमको यहाँ पर इस सेक्शन के साथ में क्या कनेक्ट करना था, हमने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा है, क्या सेक्शन 151 के साथ में हमने एक पॉइंट पढ़ा है ना कि भैया ये जो स्मॉल शेयर होल्डर होता है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्या ये पॉइंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है दोस्तों? ये पढ़ा है ना पॉइंट हमने। तो क्या हमको देखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? यस, बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो आ जाइए मेरे साथ में और शुरुआत कर दीजिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है भैया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 4 से शुरुआत होती है और सबसेक्शन नंबर 12 तक जाती है। तो हम क्या करने वाले हैं ज़रा आप ये सुन लीजिए। हम यहाँ पर 4 से शुरुआत तो करेंगे, बट बीच में हम 6 को अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम उसको सबसे आखिरी में देखेंगे। तो हम 4, 5, 6, 11, 12 जो चिंदी चिंदी सारी चीज़ें हैं ना, चिंदी तो नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है, बट जो दूसरे प्रोविजन हैं हम उनको पहले कवर कर लेंगे और 6 को हम सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? अब कौन होता है तो सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, फिर से बता देते हैं भैया जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भैया इंडिपेंडेंट है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिजनेस कर रही है उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए एक जितने भी इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार इनकी बोर्ड में एक ऐसा बंदा है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो इन लोगों से रिलेटेड नहीं है, जिसके पास में एक्सपर्टीज़ है, जिसके पास में एक्सपीरियंस है। तो वो एक यहाँ पर भरोसा देता है, वो एक यहाँ पर कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर्स को कि यार बॉस ये बंदा है तो चलो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। डेफिनेशन तो कुछ इतनी सिंपल सी थी जो हम पहले देख चुके हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस। चलिए, तो बात चल रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है हमारे सामने कि भैया कौन कौन सी कंपनीज़ है जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने कहा कि भैया लार्ज कंपनीज़ होती है, ठीक है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि हम बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनीज़ की और हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनीज़ की, ठीक है। जब मैं पब्लिक कंपनी कह रहा हूँ मतलब मैं कह रहा हूँ अनलिस्टेड, ठीक है। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज जितनी भी है उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही रखना है, ठीक है। जो
अदर पब्लिक कंपनीज है, अनलिस्टेड है, उनको भी रखना ही रखना है। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, स्पेसिफाइड नंबर बताइए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। लिस्टेड कंपनीज है तो हर लिस्टेड कंपनी को 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको राउंड ऑफ करिए एज 1। उन्होंने कहा है कि आपके अगर टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, आपके टोटल डायरेक्टर्स लेट्स से 15 है जो मैक्सिमम हो सकते हैं विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन, तो आपको इसका 1/3 यानी कि 5 डायरेक्टर्स तो हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही चाहिए रहेंगे विदाउट फेल। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनी में 1/3 होना चाहिए। ठीक है, सो लिस्टेड कंपनीज में 1/3 हमको चाहिए, ये बात तो डिसाइड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिस्टेड 1/3 ऑफ टोटल हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना ही चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट अदर पब्लिक कंपनीज। अदर पब्लिक कंपनीज के हिसाब से अगर हम चले रूल नंबर 4 को अगर हम देखें, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सच क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया अगर आप लिस्टेड है तो 1/3 रखो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, जो हमारे क्राइटेरिया में मैच होते हो, तो क्राइटेरिया ऑब्वियसली हमको देना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, तो वो हम देखते आ रहे हैं कैसा होता है। पेड अप शेयर कैपिटल होता है, टर्नओवर होता है, लोन्स होता है, इन सब के जो फिगर्स है अगर आप उनमें फॉल होते हो तो यस आप वन ऑफ द क्लासेस ऑफ कंपनीज हो जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है, और वो भी कितना चाहिए हमको, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो उन्होंने कहा 10, 100 और 50। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात यहाँ पर चल रही है दोस्तों। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपकी 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है या फिर और है, ठीक है, कोई भी एक चाहिए हमको, कोई भी एक क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लिया ना आपने, आप अदर पब्लिक कंपनी की लिस्ट में आ गए और आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर तो रखना ही रखना है। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आप 1/3 कैलकुलेट कर लीजिए और उतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, तो 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज़्यादा हो, आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर आपके जो आउटस्टैंडिंग लोन है, डिबेंचर है और डिपॉजिट है LDD, अगर ये चीज़ें आपकी एक्सीड करती हो 50 करोड़ से ज़्यादा, तो फिर हम यहाँ पर बोलेंगे कि यस आप इन क्लासेस ऑफ कंपनीज में आते हैं और इसीलिए आपको एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो रखने पड़ेंगे। तो 2 से ज़्यादा रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं बॉस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 से लिस्टेड कंपनी ज़्यादा रख सकती है क्या, रख सकती है बॉस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट मिनिमम क्राइटेरिया तो यहाँ पर लॉ को बनाना पड़ेगा, वो 10, 100 और 50 वाला यहाँ पर बना दिया गया है, इसको आप फॉलो करिए। बट ये हम कब चेक करेंगे, एज ऑन विच डेट, तो उन्होंने कहा लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके पास में होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैंड करते हैं 27 सितंबर 2020 पर आप खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं यार मुझे कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए, तो आप लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपके 31 मार्च 2020 के यानी कि 1920 ईयर के आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड रखा हुआ है, उस दिन के हिसाब से आप आपका पेड अप शेयर कैपिटल देखो, उस दिन के हिसाब से आप आपका टर्नओवर देखो, और आप आपके लोन्स, डिबेंचर और डिपॉजिट्स देखो जो आउटस्टैंडिंग है, और अगर आप इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में फॉल हो रहे हो तो आपको 2 रखने पड़ेंगे। अगर आप लिस्टेड हो तो बात खत्म, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, 1/3 डायरेक्टली कैलकुलेट करो और काम खत्म करो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है कि लिस्टेड कंपनीज और अदर पब्लिक कंपनीज इनको कितने कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है। यस, तो ये हमने बात यहाँ पर कर ली है, जो था हमारा सबसेक्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा, ये था सबसेक्शन नंबर 4। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर ऑफ आईडीज। देखिए 2 से ज़्यादा रखना हो, 1/3 रखना हो, आप रख लो चलेगा, बट जब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको हायर नंबर रखना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब ये होता है कि हायर नंबर रखना पड़ेगा। ओहो, मीन्स अभी आपने वो सेक्शन पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ कंपनीज होती है जिनको ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी पड़ती है एज पर सेक्शन 177। आप अगर वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी जो क्राइटेरिया है वो 10, 100 और 50 का ही है। ठीक है, सो अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अच्छा भैया, तो ऑडिट कमेटी अगर आपको बनानी पड़ेगी तो पता है ऑडिट कमेटी वाला सेक्शन क्या बोलता है, ऑडिट कमेटी वाला सेक्शन बोलता है
कि मिनिमम हमको ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेट्स से किसी ने अपनी ऑडिट कमेटी में 10 रख सकता है, बट उन्होंने क्या बोला कि हमको जो मेजोरिटी चाहिए ना ऑडिट कमेटी की, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की चाहिए। ओ हो। अब मुझे एक बात बताइए आप, ऑडिट कमेटी में अगर 10 लोग हैं, ठीक है, इसका मेजोरिटी होना चाहिए मोर देन 5, तो एटलीस्ट मुझे 6 या एटलीस्ट मुझे 5 डायरेक्टर्स तो इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे, बराबर है। ओके, मैं था लिस्टेड कंपनी, ठीक है, मेरे डायरेक्टर थे 12, मुझे 1/3 कैलकुलेट करके हिसाब से मुझे रखने चाहिए थे 4। तो सेक्शन 149 सब सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, 4। बट मेरे पास ऑडिट कमेटी भी है, ऑडिट कमेटी में 10 लोग हैं, 10 का मेजॉरिटी होती है 5, तो मुझे 5 रखने पड़ेंगे। तो मैं इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं? तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑडिट कमेटी वाले सेक्शन को फॉलो करना पड़ा तो आपको उस हायर नंबर को डिसाइड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो वही बोला है, ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमेटी, पब्लिक कंपनी कवर्ड अंडर द अबव रूल इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ हायर नंबर। मतलब मुझे 4 नहीं, मुझे टोटल 5 अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। सेक्शन 177 यही बोलता है, ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी में होनी चाहिए। वही कथा मैंने आपको सुनाई है, बहुत ही सिंपल बात थी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कुछ लोग इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है और फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, रिक्वायरमेंट वाली बात भी हो गई। अब अगला पॉइंट बोलने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा। अब देखिए, अगला पॉइंट बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। सेक्शन 149 में हम वापस पीछे चलते हैं। अभी हम 149(4) देख के आए हैं, बराबर है। अभी हम आगे और बढ़ते जा रहे हैं, बट मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। मैं आपको ले जाऊँगा वुमेन डायरेक्टर के सेक्शन के पास में, जो था 149 का 1 का, अगर आप क्लॉज देखेंगे तो सेकेंड, ठीक है ना। वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वो यही है जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा 2 बार क्यों लिख रखा है, इसीलिए लिख रखा है कि जो वुमेन डायरेक्टर के लिए कैजुअल वैकेंसी है वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़कर चले जाता है या वैकेंसी हो जाती है या फिर उसको कुछ भी करना पड़ता है, तो नई वैकेंसी कब तक फिल करनी है, तो उनका कहना है कि भैया आने वाले 3 महीने में फिल कर दो, या फिर जो आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है तब फिल कर दो। तो दोनों में से जो भी चीज़ लेटर रहेगी, क्या रहेगी, लेटर क्यों बोला गया भैया, क्योंकि वर्ड चूज किया गया है विद इन। एग्जाम्पल समझ लो भैया, 1 जनवरी 2020 को वैकेंसी क्रिएट हुई, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले 3 मंथ्स का टाइम है मेरे पास में, 1 से 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। तो एक तरीके से 2 अप्रैल 2020 अप्रॉक्स कैलकुलेट करा अपन ने, इस डेट के पहले मुझे इस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास यहाँ तक का टाइम है, बराबर है। अब डिपेंड करता है कि मेरी बोर्ड मीटिंग कब है। अगर मेरी बोर्ड मीटिंग होगी 3 मई को, ठीक है, तो मेरे पास कब तक का टाइम है, मेरे पास इतने दिन तक का टाइम है। अगर मेरी बोर्ड मीटिंग होती लेट्स से 1 मार्च को, ठीक है, तो मेरे पास कब तक का टाइम है, मेरे पास इतने तक का टाइम है। यानी कि विद इन दिस पीरियड करना है हमको, विद इन दिस पीरियड। तो इन दोनों में से जो भी लेटर होगा उस पीरियड के अंदर अंदर आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, 3 महीने या फिर आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब है तब। बस सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा आपको R&D करने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन डायरेक्टर के टाइम पर भी मैं आपको ये सब समझा चुका हूँ, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर उसको अप्लाई करिए। छोटा सा एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं भैया। आपने बता दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किस किस को अपॉइंट करना ज़रूरी है, पहला पॉइंट लिस्टेड और पब्लिक वाला। आइए ऊपर आइए, ठीक है। फिर आपने ये भी बता दिया कि अगर ज़्यादा नंबर होंगे तो क्या वो हम ऑडिट कमेटी के हिसाब से हमको रखना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी हम कैसे फिल कर सकते हैं। बात ये है कि सर व्हाट इफ़ 10, 100 और 50 ये क्राइटेरिया हमने फुलफ़िल किया, बट अब मेरा पेड अप शेयर कैपिटल कम हो गया है, या फिर मेरा टर्नओवर कम हो गया है, या फिर मेरा लोन्स आउटस्टैंडिंग कम हो गए, मींस मैं क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा था पर अब नहीं बैठ रहा हूँ, तो क्या मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अभी भी अपॉइंट करना ज़रूरी है क्या?
तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस क्राइटेरिया का नॉन फुलफिलमेंट हो जाता है, कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कितने साल तक, कंजिक्यूटिवली 3 साल तक, 3 साल निकल चुके हैं। 2007 में आपका टर्नओवर हो गया था 150 करोड़, ठीक है, वो 2010 तक रहा। तो 2007, 2008, 2009, 2010 इन चारों साल में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी था। बट 2011 से मेरा टर्नओवर चल रहा है 80 करोड़, 2012 में चल रहा है 75 करोड़, 2013 में चल रहा है 89 करोड़, ठीक है। फिर फाइनली 2014 में ये आया 101 करोड़। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 3 साल कंजिक्यूटिवली मेरे यहाँ पर क्या मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर गया? नहीं। तो क्या मुझे अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है क्या? नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, कंपनी विच वॉज ऑब्लिगेटेड टू अपॉइंट ID shall not be required to make such appointment if it ceases to fulfill any of the 3 conditions related to PSC turnover या outstanding loan for 3 consecutive years, but shall again be required if it starts meeting any of such conditions। मतलब 3 साल कंजिक्यूटिवली अगर आपने फुलफिल नहीं करी ये कंडीशंस, तो फिर आपको अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी नहीं है। बट जैसे ही आपने फिर से इस कंडीशन के अंदर आप फॉल बैक हो गए, तो फिर से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 3 साल कंजिक्यूटिवली अगर आपने फॉलो नहीं किया है, मतलब कि आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हो, तो बिंदास आप अपॉइंट मत करो। जैसे ही आपने चालू हो गए, आप वापस से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में आ गए, तो बस आप अपॉइंट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कब नहीं करेंगे? जब नॉन फुलफिलमेंट हो रहा है कंडीशंस का, और वो भी 3 साल लगातार हो रहा है, 3 years, ठीक है, तब हम नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या कुछ ऐसी पब्लिक कंपनीज है जिनको यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया है? 150 करोड़ का टर्नओवर है, उस हिसाब से मैं अदर पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में हूँ, लिस्टेड कंपनी नहीं हूँ, फिर भी मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना है, क्योंकि मैं एक डोरमेंट कंपनी हूँ। यानी कि डोरमेंट, बहुत सालों से काम नहीं किया, 2 सालों से मैंने ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा है, ना ही मैंने कोई ऑडिट रिपोर्ट करी है, ना एनुअल रिटर्न भरा है, ठीक है, मैंने काम ही नहीं किया है, बिजनेस ही नहीं किया है, डोरमेंट कंपनी हूँ, तो आपको एग्जम्प्ट किया गया है। आप होली ओन्ड सब्सिडरी हो, आपको एग्जम्प्ट किया गया है। आप जॉइंट वेंचर हो, आपको एग्जम्प्ट किया गया है। कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप अदर पब्लिक कंपनीज में इस कैटेगरी में फॉल होते हो, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने से एग्जम्पशन दिया गया है। चलिए, अब आगे चलते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करते हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं हम सबसेक्शन नंबर 7 के पास में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमको दूसरे डिस्कस करने, छोटे छोटे पॉइंट्स है पर याद करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। अब वो पॉइंट्स क्या है कि भैया डिक्लेरेशन तो हम सभी लोगों से ले रहे हैं, तो क्या यहाँ भी हमको डिक्लेरेशन चाहिए रहेगा? यस, डिक्लेरेशन यहाँ भी हमको चाहिए रहेगा। जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को मीट करता है, ठीक है। तो वो कब कब देगा यार? हर साल देना ज़रूरी है, पहली बात तो ये है। तो सबसे पहली जो मीटिंग हो रही है ना, बोर्ड की, बोर्ड मीटिंग, ठीक है, सबसे पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है जहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए डायरेक्टर, वहाँ पर उसको देना है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हर साल की, एवरी फाइनेंशियल ईयर जहाँ पर उसको अपॉइंट किया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसकी जो पहली बोर्ड मीटिंग है वहाँ पर उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। या फिर जब भी ऐसा कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसा चेंज हो रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं जहाँ पर उसका स्टेटस चेंज होने वाला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो वहाँ पर भी उसको बार बार डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्या है कि यार बॉस, मैं इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को मैच कर रहा हूँ, यानी कि मैं 149 सबसेक्शन नंबर 6 की सारी कंडीशंस को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये डिक्लेरेशन की बात थी। भैया पैसा कितना मिलेगा? पैसा उन्होंने बोला है आगे वाले चैप्टर में रेम्यूनरेशन में सेक्शन 197 बताता है कि पैसा कितने वाला मिलने वाला है, उसके हिसाब से ही 198 के हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। बट फिर भी बोलिए ना क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि जितनी फीस यहाँ पर बताई गई है 197 में उतनी मिलेगी आपको। बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, दूसरी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सपेंसेस को रिएम्बर्स किया जाएगा। कमीशन का जो प्रॉफिट है वो भी आपको मिल सकता है अगर अप्रूव्ड है तो। बट आपको स्टॉक ऑप्शंस का यहाँ पर
बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। तो स्टॉक ऑप्शंस के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है भैया। मीटिंग से बैठने के लिए सिटिंग फीस मिलती है। तो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस है ना, वो दूसरे डायरेक्टर के मुकाबले कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो जितनी आप दूसरे डायरेक्टर्स को फीस दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस दूसरे डायरेक्टर के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सबसेक्शन नंबर 9 यहाँ पर एंड होता है। अब ज़रा मुद्दे की बात करते हैं। आप तो ये बताइए कितने टर्म के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। चलिए रिवीजन वाली लाइन बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं। तो रिवीजन वाली लाइन में क्या होगा, लिस्टेड है तो 1/3, अदर पब्लिक कंपनी है, क्राइटेरिया 10, 100 और 50 में अगर आप मीट हो रहे हैं तो मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, एग्जम्प्ट किया गया है जेवी को, डोरमेंट को, होली ओन्ड सब्सिडरी को, बराबर है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये हम देख के आए हैं, राइट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हमने देखी है, वो क्या है कि कब अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा और कैजुअल वैकेंसी। तो आइए उनको भी लिख देते हैं भैया। कैजुअल वैकेंसी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ्स इस पीरियड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे ही आप उस क्राइटेरिया में फॉल बैक हो रहे हैं तो आपको वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ज़रा बात कीजिए आप टेन्योर के बारे में। टर्म होनी चाहिए 5 साल की, यानी कि एक टर्म होगी 5 साल की। ठीक है, अब ऐसी कितनी टर्म एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है, तो उन्होंने बोला उसको आप सेकेंड टर्म के लिए भी रीअपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो रीअपॉइंटमेंट यस स्पेशल रिजोल्यूशन से किया जाएगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। तो ये बात तो हो गई 1+1 यानी कि 1T 5 साल 5 साल बराबर है। अब ज़रा देखिए आप आगे ज़रा बात सुनिएगा। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म शैल बी रिमूव्ड बाय द कंपनी ओनली बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 169। कितनी लॉजिकल बात बोल रहा है। 169 आगे बात करता है कि डायरेक्टर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, उस वाली बात को। तो ये क्या बोल रहा है कि जब हमने सेकेंड टर्म में उस बंदे को रीअपॉइंट किया है तो हमने स्पेशल रिजोल्यूशन से किया था, तो अगर इसको हटाना है तो फिर आप तब भी स्पेशल रिजोल्यूशन से ही हटाइए। आप मजाक नहीं कर सकते हो, आप नॉर्मली तरीके से आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो सेक्शन 169 नॉर्मल तरीका क्या बोलता है, वो बोलता है यार सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं और आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है, वेकेशन हो रहा है तो हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करेंगे जनरल मीटिंग में और आपको निकाल देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बात चल रही, नहीं 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 नहीं, हम आपको स्पेशल नोटिस तो देंगे ही सही, बट हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर हम आपको सेकेंड टर्म में यहाँ पर निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट, बट हमको अभी क्या बात करनी है वो देखिए आप। तो अब जो हमें आगे पॉइंट देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना है दोस्तों। देखिए मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए ही वो अपॉइंट किया जा सकता है और उसका कूलिंग पीरियड है 3 साल का। सारी इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर इकट्ठी बताने वाला हूँ। आपने बोला कि सर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम कंटिन्यूसली 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं तो उसको हम फर्स्ट यानी कि पहली टर्म काउंट करेंगे, और ऐसी सेकेंड टर्म के लिए भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। बट सर एक टर्म की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर लिखी हुई है अप टू 5 ईयर्स। मीन सर कोई कंपनी ऐसा डिसाइड कर सकती है, कोई भी कंपनी ऐसा डिसाइड कर सकती है कि उसकी अगर एक टर्म होगी तो उसकी एक टर्म 3 साल की होगी। ठीक है, अब उसने रीअपॉइंट कर लिया, सेकेंड टर्म भी उसकी 3 साल की हो गई, तो टोटल तो उसके 6 ईयर्स ही हुए सर। ठीक है, तो सर आपने तो बोला था कि मैक्सिमम 2 टर्म अपॉइंट कर सकते हैं यानी कि 10 साल होगा ना, तो सर अभी तो 6 साल ही है, तो मैं उसको 4 साल के लिए और अपॉइंट कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर एक्ट बोल रहा है नो। देखिए आपने जो टर्म फिक्स करी है, या तो आप एक टर्म फिक्स करिए जो 5 साल की होगी, 5+5 कर लीजिए तो मैक्सिमम 10 पे आप आकर आप खड़े हो जाएंगे। अगर आपकी एक टर्म ही 5 साल से कम है, 2-2 साल की आपने एक एक टर्म डिसाइड करी है, तो बस आपका फिर मैक्सिमम 4 ईयर्स ही होगा। अब हम आपको 6 साल और नहीं देंगे क्योंकि आपकी जो टर्म है वो मैक्सिमम ही 2 हो सकती है। अब आपने टर्म का अगर पीरियड कम कर दिया है तो हम क्या करें उसमें। तो उनका कहना है कि बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो टर्म का पीरियड है आप डिसाइड कर सकते हैं, बट
2 टर्म हो गई तो फिर बात खत्म है। आइए ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर कैसे दिया गया है क्लैरिफिकेशन, लेट्स सी। तो देखिए क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कैसे आया है वो आप देखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर लेस देन 5 ईयर्स, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने 5 ईयर से कम के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर्कुलर कहता है कि अप टू वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। एज सच वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 5 ईयर्स वुड बी परमिसेबल। यस, परमिसेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको 5 साल या 5 साल से कम के लिए भी हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसको हम एक ही टर्म गिनेंगे। मैंने किसी को 3 साल के लिए अपॉइंट किया तो उसकी एक टर्म हो चुकी है, ठीक है, एक टर्म हो चुकी है। नाउ नो पर्सन शेल और कैन होल्ड ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। उन्होंने बोल दिया 2 टर्म से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद में निकलना ही पड़ेगा। इवन इफ, इवन क्या वर्ड लिखा है, इवन इफ द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इन सच 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज लेस देन 10 ईयर्स। कैसे भैया? पहले हमने अपॉइंट किया आपको 3 साल के लिए, फिर हमने अपॉइंट किया आपको 6 साल के लिए, तो अभी तो 9 साल ही हुआ है, तो अभी तो 1 साल और बचा है। तो उन्होंने बोला नहीं बचा है बॉस, 2 कंसेक्यूटिव टर्म आपकी एंड हो गई है, बस अब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सच अ केस द पर्सन कंप्लीटिंग कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ लेस देन 10 ईयर्स शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रिक्विजिट कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो अब आप 3 साल का पूरा पीरियड आप बिता के आइए, कूलिंग पीरियड को आप इंजॉय करिए, उसके बाद में आप आइएगा, ठीक है। सो ये क्लैरिफिकेशन है। 5 ईयर्स एंड 2 टर्म्स, इन दोनों को आप हैंड इन हैंड रीड करिए। 5 साल अगर आप बोल रहे हैं तो 5 और 5 10 साल हो गए हैं। 2 टर्म बोल रहे हैं तो 2 टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स। आपकी एक टर्म 2 साल की है, आपकी एक टर्म 3 साल की है, आपका टोटल 5 साल ही हुआ है। अब आप बोलेंगे 5 और बचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों को आप एंड तो लिखा है बट इंडिविजुअली आप उनको समझने की कोशिश करिए। सो कूलिंग पीरियड 3 साल का है, मैक्सिमम 2 टर्म हो सकती है। एक टर्म मैक्सिमम यहाँ पर 5 साल की हमने बताया है, 1+1+1+1+1। तो इसके हिसाब से सर जो दूसरी टर्म आप बोल रहे थे 6 की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो 5 ही हो सकती है। तो अगर आप 5 कर रहे हैं और दूसरी 4 कर रहे हैं तो ठीक है, एक 3 कर रहे हैं दूसरी 5 कर रहे हैं तो ठीक है। बट फिर 2 टर्म कैलकुलेट करके हम आपको हटा देंगे, भले ही आप 10 से नीचे हो तो भी चलेगा। तो 6 को आप यहाँ से हटा दीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोला था। बट मैक्सिमम एक टर्म तो 5 साल की हो सकती है। दूसरी टर्म का रीअपॉइंटमेंट यस हो सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट में हम डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ये समझना पड़ेगा, इन दोनों को साथ में अच्छे से रीड करना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड 3 साल का है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए लाइबिलिटी की बात करनी है भैया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लाइबिलिटी होती है क्या? बिल्कुल होती है। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है, मुझे आप ये बताओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने पहले भी देखा था, ये होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? जो रोज के रोज बिजनेस नहीं संभाल रहे हैं, ठीक है, या रोज की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहिए, ये सब अपने एक्ट के लिए लायबल होते हैं, जिसमें इन्होंने अपनी कंसेंट दी है, जिसमें इन्होंने डिलीजेंटली काम नहीं किया है और कुछ नुकसान हो गया है, तो भी उनके लिए वो पर्सन लायबल होगा। सिंपल सी बात है। ये सबसेक्शन नंबर 12 यहाँ पर बोलता है। 13 क्या बोलता है? 13 बोलता है रोटेशन वाली चीज़ एप्लीकेबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर भी नहीं है। तो सेक्शन 151 पढ़ा हमने, सेक्शन 149 पढ़ा, स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर पढ़ा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा। रोटेशन यहाँ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, रोटेशन यहाँ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ये क्रक्स है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा एक कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया था, वो है नॉमिनी डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में, जो आपकी मॉड्यूल में दिया गया है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं और फिर एग्जम्पशन को डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे 149 सबसेक्शन नंबर 6 को, जहाँ पर कंडीशंस दी गई है। देखिए उनका कहना है कि नॉमिनी डायरेक्टर भी ना एक तरीके से होता तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो भी बोर्ड से इंडिपेंडेंट ही रहता है, बट वो इंडिपेंडेंस उसको आईडी नहीं बनाती है। मतलब कि नॉमिनी अलग है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग है, आप दोनों को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। देखिए नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? नॉमिनी डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूट ने, अब देखिए नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है, तो एक कंपनी को किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है, तो इस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, इस बैंक ने बोला कि आपके बोर्ड में हमारा एक बंदा बैठे रहेगा जब तक आप लोन रीपे नहीं करेंगे।
सो जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है वो एक स्पेसिफिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए होता है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर चाहेगा, जिसने असिस्टेंस दिया है, तो वो यहाँ पर उसको अपॉइंट किया जाएगा, ओनली इफ एफआई डिजायर्स और एनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है तो। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो उसको तो इसलिए यहाँ पर लिया जाता है कि वो कॉन्फिडेंस प्रमोट करे इन्वेस्टिंग बॉडीज़ के अंदर, स्पेसिफिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अंदर। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। आईडी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है, नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि भैया अगर वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहेगा तो ही उसको अपॉइंट किया जाएगा, वरना कोई यहाँ पर ज़रूरत उसकी नहीं है। ठीक है, सो ये बात होगी हमारी नॉमिनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम एग्जाम्पशन को समझते हैं। तो हम एग्जाम्पशन तक आ चुके हैं, हम सबसेक्शन नंबर 14 तक आ चुके हैं, बट अभी तक हमने सबसेक्शन नंबर 6 की बात यहाँ पर नहीं करी है, जो कंडीशंस के बारे में बात करता है, वही हम अब इसके बाद में बात करने वाले हैं। उससे पहले एग्जाम्पशन समझते हैं। इन्होंने बोला है कि सेक्शन नंबर 8 कंपनी जो है उसको ये कुछ प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। कौन से? सेक्शन नंबर 149 के। ठीक है, वो भी स्पेसिफिकली 4 से लेकर 12 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ज़रा हम देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओहो 12 का फर्स्ट 149, 13 ये भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। अगर आप 4 से बात करेंगे, 6 तक बात करेंगे, तो 4 में क्या हमने देखा था, 1/3 वाला और 2 वाला अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, हमने जो कंडीशंस अभी तक नहीं देखी है वो भी अप्लाई नहीं होती है, या कूलिंग पीरियड वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, 7, 8, 9 देखिए ऊपर आते आ जाइए आप। 13 रोटेशन वाला अप्लाई ऑब्वियसली नहीं होता है। 12 का फर्स्ट होने वाला लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होती है। 11 नहीं होता है। 10 टर्म वाला नहीं होता है। 9 रेम्यूनरेशन वाला नहीं होता है। 7 डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब मेजर चीज़ें उनको यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 8 कंपनी को बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, मतलब एक तरीके से कि पूरा ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो प्रोविज़न है 4 से लेकर 12 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये अप्लाई उसके ऊपर नहीं होती है। और अलग से 149, 13 भी उन्होंने डाल दिया है कि वो भी अप्लाई नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो के अंदर सेक्शन 151 तो देखा ही है, साथ में हमने सेक्शन 151 के बाद में सेक्शन 149 का शुभारंभ करते हुए सबसेक्शन नंबर 4 से शुरुआत करी थी और सबसेक्शन नंबर 12 तक हम आ चुके थे ना। आई नो मैंने आपसे बोला था कि 4 to 12 के बीच में हम जो 6 है उसको सबसे लास्ट में देखने वाले हैं, जो ये क्वेश्चन रेज करता है, हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। अब इस वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करेंगे। क्यों? इसलिए एंड करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है और इसी क्वेश्चन को हम ले चलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको वीडियो अलग से दिखाई देगा 149 सबसेक्शन नंबर 6 में हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, सो इसकी वजह से यहाँ पर हम इसको इसी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। 14 तक हमने देख लिया है, 151, 149, 4 से लेकर 12 तक और माइनस कर दीजिए 6 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट यानी कि 149 सबसेक्शन नंबर 6 के लिए नेक्स्ट वीडियो पर आप जंप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।